लगातार बात होती रहती है ना कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है और बार बार ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ जो सरकार के समर्थन में है कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा, और सरकार के जो विपक्ष में है वो कहते हैं कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन कुछ जीते जागते सबूत कई बार दिखाई पड़ते हैं और उससे आपको समझ में आता है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। मंगलवार को एयर इंडिया की भर्ती अभियान में हजारों की तादाद में नौकरी पाने वालों की जो भीड़ है वो जमा हो गई और हालात भगदड़ जैसे मच गए। लोडर के लिए 600 पद खाली हैं, लेकिन आवेदक 600 पदों के लिए, वो भी लोडर वाली नौकरी के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक वहां पहुंच गए। जरा तस्वीरें देख लीजिए। हालात ऐसे थे कि एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी के कर्मचारी इस भीड़ को संभाल ही नहीं पा रहे थे, जिसके चलते भगदड़ जैसे हालात बन गए। वहां पर बिना कुछ खाना पानी घंटों तक कतार में हजारों आवेदक, हजारों युवा खड़े रहे और इतनी गर्मी में हजारों लोग जिस तरीके से एक छोटी सी जगह पर थे, कई लोगों की तबीयत भी इससे खराब हो गई। इन आवेदकों में काफी पढ़े लिखे लोग भी आवेदन देने के लिए आए थे। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल किए हुए लोग, लेकिन फिर भी लोडर पद की जो वहां पर नौकरी निकली थी उसमें अपना आवेदन देने पहुंचे थे। यह कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि बेरोजगारी का आलम इस देश में क्या है, और शायद जो दावे किए जाते हैं, सरकारी दावे नौकरियों के और जो ग्रोथ के जो दावे किए जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये पोल जरूर खोलते हैं। कुछ आवेदकों से हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने बातचीत की, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं। एयर इंडिया द्वारा लोडर्स के 600 पदों की नियुक्ति के लिए 25,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ कल देखने मिली, जहां पर लोग सुबह से लेके शाम तक यहीं पर बैठे थे और जिसके चलते एक स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन आ चुकी थी। और ऐसे में एयर इंडिया द्वारा जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा क्योंकि इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा रहा था, तो तमाम जो यहाँ पर लोग आए थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो CV है, वो लेकर उन्हें बोला गया कि वो वापस चले जाए और उनसे बाद में इस पर इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर आज कुछ ऐसे लोग हैं जो आज या कल नहीं बल्कि परसों से यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि इन्हें नौकरी मिल जाए, और ये छात्र हैं जो महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिले से आए हैं। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना मैडम। बुल्ढाना से आए हैं आप। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 21। 21 साल के हैं। पढ़ाई क्या करते हैं? मैडम मैं BBA सेकंड ईयर को। BBA सेकंड ईयर। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? मैडम जॉब के लिए। कौन सी जॉब? हैंडीमैन के पोस्ट के लिए। अच्छा, और क्या बोला गया था आपको? जॉब के बारे में पता कैसे चला? ऑनलाइन ही पता चला। अच्छा, और जो हैंडीमैन का जॉब आप करने आ रहे हैं उसमें पगार कितनी बताई? मैडम सैलरी बताई गई है 22,530 रुपया पर 3 साल की इंटर्नशिप है। सिर्फ 3 साल की इंटर्नशिप करनी है? ओनली 3 साल की इंटर्नशिप तो है। उसमें कितना देंगे स्टाइपेंड? कितने पैसे देंगे उसमें? मैडम मंथली जो सैलरी है 22,500 बताई गई है ना। हाँ, वो देंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो पिछले कई समय से रुके हुए हैं। आप भी यहाँ पर नियुक्ति के लिए आए थे? कौन से पद के लिए? हैंडीमैन के लिए आए थे। अच्छा, और कल इस भीड़ में आप भी शामिल थे? हाँ जी, हम कल सुबह से नंबर लगाए थे, जबकि हमको टोकन मिला, बाकियों को फॉर्म जमा करके निकाल दिए। आपको टोकन मिला। आप कहाँ से आए हैं सर? राजस्थान से, जयपुर। आप जयपुर से आए हैं सिर्फ इस जॉब प्रोफाइल के लिए? क्या जॉब प्रोफाइल? आगे है जालवर। अच्छा, क्या बताया गया था जॉब को लेकर? जैसे कि अब देखते हैं कि अगर इंटरव्यू वगैरह सही हो गया, जॉब मिल जाती है तो कर लेंगे। और बेरोजगारी तो ज़्यादा ही है ही, इसलिए जो मिल जाएगा। जो हम जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं। क्या उम्र होगी आपकी? 28। 28 साल के हैं और जलगांव से आए हैं। क्यों आए हैं? जॉब के लिए। तो नौकरी मिल रही है? अभी तो बुलाए आज इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए? किस पद के इंटरव्यू के लिए बुलाया आपको? हैंडीमैन के लिए। हैंडीमैन की नौकरी। क्या पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हैं। सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लगता है कि यही नौकरी है? कहीं आपने कुछ और दूसरा ट्राई नहीं किया? कोई दूसरा ट्राई करके भी नहीं मिलता। हालात देखिए, कितने परेशान लोग कहां कहां से आ रहे हैं हैंडीमैन, लोडर जैसी नौकरियों के लिए, जिसमें काफ़ी शायद जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। एक और तरह तस्वीर आपको दिखाता हूं, अगर आपको लगे कि ये एक अपवाद था। इसी 11 जुलाई को गुजरात के भरूच में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी निकली, तो उसके लिए हजारों नौजवान पहुंच गए। इंटरव्यू
के जो एक होटल में जो होना था वहां पर हजारों लोग पहुंचे। इस वीडियो को जमकर वायरल, ये वीडियो आपने देखा ही होगा। इसमें नौजवान धक्का मुक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक कि जिस रेलिंग जो जहां पर ये खड़े हुए हैं वो रेलिंग भी टूट जाती है। इसमें कुछ लोग नीचे भी गिर पड़ते हैं। यानी कि नौकरी के लिए देश के अंदर इतनी जबरदस्त मारामार इस वक्त मची हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने एयर इंडिया की इन तस्वीरों का ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में रोजगार का बुरा हाल है। 600 नौकरियों के लिए 25,000 उम्मीदवार आ गए। बीजेपी ने देश के युवा को तबाह कर दिया है। ये उनका हथकंडा है कि हमारे युवकों को रोजगार से दूर रखो और विभाजनकारी गतिविधियों में लगा दो। आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के जो कुछ आंकड़े हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। जून 2024 में बेरोजगारी दर जो थी वो 9.2% थी। वहीं उससे एक महीना पहले मई 2024 में बेरोजगारी दर 7% थी। महिला बेरोजगारी दर जो है वो 18.5% और महिला बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पुरुष बेरोजगारी दर जो है वो 7.8%। जून 2023 से अगर तुलना करें तो जून 2024 और 23 की अगर हम तुलना करते हैं तो जून 2024 में श्रम भागीदारी दर जो है वो बढ़कर 41.4% हो गई है। मई 2023 में ये 40.8% थी और जून 2023 में ये 39.9% थी। CMIE के ये दावे हैं। वहीं RBI इस पर क्या कहती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 2023-2024 में रोजगार में 6% की वृद्धि RBI बता रही है। पिछले वित्त वर्ष में यह जो आंकड़ा था वो 3.2% था। लेकिन लोडर की नौकरी, बड़े बड़े लोग कतार में जिस तरीके से खड़े हुए हैं, ये एक काफी चिंता का विषय जरूर है। ये भी आपको बताता है कि युवा जो है वो फिलहाल अपने भविष्य को लेकर कितना हताश है कि वो किसी भी तरह की नौकरी के लिए अपना आवेदन करने को तैयार है। प्रोफेसर अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार एक जंग चली रहती है और खास तौर से अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, सरकार का समर्थन में और सरकार के विपक्ष में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष कहता है सरकार नाकाम है और सरकार हमेशा जैसे RBI का डेटा है और डेटा लाके कहती है कि नहीं, हमारा काम अच्छा चल रहा है। ये तस्वीरें उससे बिल्कुल पलट तस्वीर बयान करती हैं। देखिए, अभी रेलवे की भर्ती के भी बारे में बात कर सकते हैं। 2019 में 35,000 नौकरियों के लिए 1,25,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसी तरह एक पियोन की नौकरी यूपी में निकली थी 2015-16 में, जहां पे कि 360 नौकरियों के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 380 PhD थे, 2 लाख BTech, MTech, BCom, MCom थे। तो ये समस्या तो बढ़ती चली जा रही है। और जो हमारे आंकड़े आए थे 2019 में वो दिखा रहे थे कि 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये तो ऑफिशियल आंकड़े कह रहे थे। अभी जो आप आंकड़े बता रहे थे वो CMI के आंकड़े थे। तो सरकार वो CMI के आंकड़े नहीं मानती है। वो कहती है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो सरकार का आता है उसके अनुसार वो चलते हैं। तो वो जो आंकड़े आ रहे हैं उसी को RBI ने इस्तेमाल किया है। RBI के आंकड़े कोई इंडिपेंडेंट आंकड़े नहीं है। वो उनका जो आंकड़े आ रहे हैं जिसको KLEMS रिपोर्ट बोला जाता है, वो KLEMS जो रिपोर्ट है वो जो सरकारी आंकड़े हैं रोजगार के, उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी निकालती है। वो ये नहीं बताती कि कितना रोजगार पैदा हुआ। रोजगार पैदा होने के लिए तो हमको PLFS में जाना पड़ेगा या हमको जो CMIE में जाना पड़ेगा। और इस समय जो CMI के आंकड़े हैं और जो PLFS के आंकड़े वो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं में है और शिक्षित नौजवानों में है जी। तो ये जो हमारे शिक्षित नौजवान हैं जो PhD कर लिए और पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या रेलवे में जो वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 1 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं, या अभी जैसे कि जो पुलिस की भर्ती यूपी में उसके लिए 46 लाख लोगों ने अप्लाई किया 60,000 नौकरी के लिए। तो सब ये शिक्षित नौजवान हैं जिनको काम सही नहीं मिल रहा है। और इसमें हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा। एक तो नौकरी होती है और एक काम होता है। बिल्कुल। जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। वो अपने आप से कुछ खोमचा लगा लेंगे, वो कुछ सब्जी बेच लेंगे, कुछ वो और जो रिक्शा चला लेंगे या कुछ इस तरह का काम कर लेंगे जहां पे कि पगार बहुत कम मिलती है।
तो हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं और संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। और ये जो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं ये बहुत ही कम तनख्वाह में काम करते हैं और इनकी स्थिति काफी बुरी रहती है और इसीलिए हताशा और निराशा बहुत ज्यादा हो गई है हमारे यूथ में। और ये हताशा और निराशा के चलते हुए यूथ सब्सटेंस अब्यूज में जा रहा है और जिससे कि परिवार में वायलेंस हो रही है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता तो छीना झपटी होती है, बगल में वो आसपास जो कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। तो ये समस्या सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों लेवल पे है। बिल्कुल, और एक बड़ा व्यापक, जैसे आपने बताया, इसका असर देश पर और जो समाज है उस पर पड़ता है। लेकिन सर मैं क्योंकि बार बार हम लोग ये देखते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF के डेटा हम देखते रहते हैं और उनके फोरकास्ट देखते हैं, भारत की जो GDP है वो सबसे बढ़िया तरीके से बढ़ेगी, फास्टेस्ट GDP होगी बाकी देशों में, 7%, 8%, 6.9%, इस तरीके के आंकड़े लगातार हमारे सामने आते हैं। तो एक इंप्रेशन ये जाता है कि इकोनॉमी, जब अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो नौकरियां क्यों नहीं निकल पा रही हैं? इन दोनों में कहां पर जो है वो समन्वय नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, जो हमारे आंकड़े आते हैं उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अलग से नहीं आते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारा संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र चल रहा है। लेकिन संगठित क्षेत्र तो अच्छा कर रहा है पैंडेमिक के बाद, लेकिन असंगठित क्षेत्र में बराबर गिरावट हो रही है क्योंकि उसको 4 बड़े झटके लगे हैं 2016-17 से। एक तो नोटबंदी का लगा, फिर GST जो स्ट्रक्चरली सही नहीं है, फिर NBFC क्राइसिस 2018 में आया और उसके बाद फिर पैंडेमिक और लॉकडाउन में। तो ये 4 जो बड़े झटके लगे हैं उससे आपको जो खबर मिल रही है, जैसे कि ट्रेड सेक्टर है वहां पे ई-कॉमर्स तो 20-30% बढ़ रहा है, लेकिन जो नेबरहुड जो बगल में हमारे स्टोर है उसका जो काम गिर रहा है। उसी तरह FMCG सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वहां पे जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है, संगठित क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो एक गिरते हुए सेक्टर को हमारा डेटा जो बढ़ते हुए सेक्टर से दिखाता है। अब इसलिए जो हमारा ओवर एस्टिमेट हो जाता है GDP का। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB हैं वो अलग से डेटा नहीं इकट्ठा करती, जो सरकारी डेटा होता है उसी के अनुसार वो अपना विश्लेषण देती हैं, क्योंकि वो डेटा गैदरिंग एजेंसी नहीं है। RBI भी उस तरह से डेटा गैदरिंग एजेंसी नहीं है। जो सरकार का आंकड़ा आता है, जो PLFS से आता है और ASUES अभी जो नया आंकड़ा आया अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज का, उसके आधार पे वो करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर विषय पे अपनी बात रखने के लिए। जैसे बार बार ये बात हो रही है और कहा भी जा रहा है कि देखिए एक बड़ा गैप है और शायद आंकड़ों के इस खेल में जो असली तस्वीर है वो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बयान करती है देश में बेरोजगारी की।